स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मोर्टेलिटी के बारे में। तो मोर्टेलिटी एक्चुअली होती क्या है? जन्म की तरह मृत्यु भी जो है एक निश्चित घटना है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। मृत्यु जो है व्यक्ति विशेष में जैवकीय शक्ति की समाप्ति की सूचक है, यानी कि बॉडी से कुछ एनर्जी से निकल जाती है और जो है बॉडी के सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ के अकॉर्डिंग जो है मृत्यु क्या है? जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी परमाणुओं का स्थायी रूप से लोप हो जाने को हम मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। तो मोर्टेलिटी किसी भी आदमी की किसी भी जो है तभी हो सकती है जब किसी का जीवित जन्म हुआ, यानी कि किसी का जन्म हुआ तभी तो उसकी मोर्टेलिटी होगी, तभी तो उसकी मौत होगी। अतः मृतता निर्धारण में जन्म से पहले जो भ्रूण मृत्युएं होते हैं, जो वो बच्चे हैं जिनकी जन्म के टाइम पे मौत हो चुकी होती है या वो जन्म से पहले ही मर चुके होते हैं, तो उन बच्चों को निकाल दिया जाता है। जब भी हम मृतता की गणना करते हैं तो जो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं उनको टोटल जनसंख्या में से निकाल दिया जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे मोर्टेलिटी की। तो जनसंख्या परिवर्तन में मृत्यु दर की एक सक्रिय भूमिका होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास 3 मुख्य कारक होते हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को जो है निर्धारित करते हैं। अगर मृत्यु दर कम हो रही है और जन्म दर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन किसी जगह पे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है लेकिन जन्म दर कम है, तो इसका मतलब क्या है कि उस जगह की जनसंख्या घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी भी बहुत सारी विधियाँ हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर जो है अभी देख पा रहे हैं बहुत सारी जो मोर्टेलिटी के जो तरीके होते हैं, वो मेजर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हैं। क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट बाय कॉज ऑफ डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आप इनको ध्यान रखेंगे। क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट बाय कॉज ऑफ डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब हम इनको जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रूड डेथ रेट क्या होती है। क्रूड डेथ रेट क्या होती है? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित जो है मृत्यु दर बोला जाता है। इस दर को ज्ञात करने के लिए किसी वर्ष विशेष में हुई मृत्युओं को मध्यवर्षीय जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है और जो भी प्राप्त होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसके कुछ दोष हैं, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? इसमें जो है एवरेज जो है डेथ रेट निकाली जाती है, यानी कि उस वर्ष की मध्यवर्षीय जनसंख्या को ले लिया जाता है कि भाई किसी वर्ष में टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो उसको ले लिया जाता है। जबकि बात क्या होता है, अर्थात इसमें कम और अधिक मृत्यु दर वाले दोनों आयु वर्गों को शामिल कर लिया जाता है टोटल जनसंख्या में। जो डेथ रेट किस में ज़्यादा पाई जाएगी? जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी ज़्यादा डेथ रेट पाई जाती हैं और जो वृद्ध होते हैं उनमें भी ज़्यादा डेथ रेट पाई जाती है। जबकि जो जवान जनसंख्या होती है, जो युवा जनसंख्या होती है, उनकी जो डेथ रेट होती है वो कम होती है। लेकिन ओवरऑल जनसंख्या में इन सभी वर्गों को शामिल कर लिया जाता है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम पाई जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी जगह की जनसंख्या को रिकॉर्ड करने का जो काम है वो सेंसस करते हैं, जबकि जो बर्थ का है या डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके किया जाता है। भाई किसी की डेथ हो जाती है, डेथ सर्टिफिकेट इशू करना है, कोई बच्चा पैदा हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना है। तो ये क्या होता है कि नीचे तो हम ले रहे हैं सेंसस वाली जनसंख्या को, जबकि न्यूमरेटर में हम जो भी ले रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन वाली जनसंख्या को लिया जाता है। तो क्या है कि हम अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त जो है अलग अलग सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और एज ए रिज़ल्ट इसका जो भी आउटकम होता है वो हम उसके ऊपर 100% श्योर नहीं हो सकते कि एक्चुअली ऐसी स्थिति रही होगी, क्योंकि सेंसस तो टोटल पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं और जो आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिस होती हैं वो किसी साल में कितनी मौत हुई, कितने जन्म हुए, इनका लेखा जोखा रजिस्ट्रेशन ऑफिस रखता है। तो 2 अलग अलग सोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो एज ए रिज़ल्ट जो भी इसका आउटकम है उसके ऊपर हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट की, यानी कि आयु के अनुसार डेथ रेट क्या है। तो इसकी जो कमियां थी है शोधित मृत्यु दर की, इसकी कमियों को दूर करने वाला जो तरीका है वो अलग मेजर में है, जिसका नाम है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। एज स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या होता है, सामान्यतः मृत्यु दर शिशुओं में अधिक और युवाओं में कम, और जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाती है। अतः विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर का अध्ययन जो है वो अच्छा रहता है। इस माप में संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है लगभग 5 साल के अंतराल में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 से 19, 19 से 24, 25 से 29, 30 से 34, फिर 35 से 39, इस तरीके से हम जो है अलग अलग एज ग्रुप बना लेते हैं पॉपुलेशन के। और उसके बाद प्रत्येक आयु वर्ग में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को उसी आयु वर्ग की जनसंख्या से भाग देकर वजनफल को 1000 से गुना कर दिया जाता है, और जो ये निकल के आता है ये आपका एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकल के आ जाता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बात करूँ कि 19 से 24 वर्ष की आयु का एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है, तो 19 से 24 वर्ष की जो है जितने भी लोगों की डेथ हुई वो तो आ जाएगी आपकी न्यूमरेटर में यानी कि अंश में, और जो उनकी टोटल जनसंख्या 19 से 24 आयु वर्ग की टोटल जनसंख्या वो आ जाएगी आपके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। तो यानी कि 19 से 24 एज में मरने वाले कितने लोग थे डिवाइडेड बाय उनकी टोटल जनसंख्या गुना 1000, तो ये आ जाएगा आपका एज स्पेसिफिक डेथ रेट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेथ रेट बाय कॉज ऑफ डेथ। तो इसमें क्या है, इसमें इस दर को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ग में मृत्यु के कारणों को ज्ञात किया जाता है, और जो है इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है किसी समय विशेष में कारण विशिष्ट से मरने वाले लोगों की जनसंख्या बटे कुल मध्यम वर्गीय जनसंख्या गुना 1000। इसको भी हम एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज करो कैंसर से किसी की डेथ हो रही है 19 से 24 साल की एज ग्रुप में, तो क्या करेंगे, कैंसर से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 19 से 24 साल में, और यहाँ पे 19 से 24 साल के लोगों की कुल जनसंख्या गुना 1000। तो इसके अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के मेथड को एज के हिसाब से भी हम यूज़ कर सकते हैं, कारण के हिसाब से भी हम जो है डेथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। शिशु मृत्यु दर किसी भी देश के विकास का एक सूचकांक माना जाता है। जिस देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, माँ की हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं है, माँ की जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या हेल्थ वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से जो है बच्चों की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी भी देश के विकास का एक सूचकांक माना जाता है, और जो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका भी एक काफ़ी जो बड़ा कंपोनेंट है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जीवन के प्रथम 1 वर्ष तक मृत्यु का जोखिम सबसे ज़्यादा रहता है। शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य उतना ही अच्छा माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य उतना ही अच्छा माना जाता है, और जनसंख्या की वृद्धि दर भी कम होती है, क्योंकि माँ बाप को एहसास होगा कि हाँ उनके जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सर्वाइव करेंगे, तो इस वजह से वो ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ज़्यादा बच्चों के पैदा करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता और माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता कि उनके बच्चे सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा पाई जाती है और जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा पाई जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके कोई ना कोई बच्चा उसकी डेथ होती चली जाएगी, और इस चक्कर में वो जनसंख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जहाँ शिशु मृत्यु दर अधिक होती है वहाँ प्रजनन दर भी ऊंची पाई जाती है। ये मैंने रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि माँ बाप को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनके जो भी बच्चे हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, तो एज ए रिज़ल्ट उनके ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारों की तो डेथ हो जाती है। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में ये भावना होती है कि बहुत सारे बच्चों में से कुछ तो जिएंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
किसी निश्चित वर्ष और क्षेत्र में 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु की संख्या डिवाइडेड बाय उसी वर्ष और उसी क्षेत्र में सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या गुना 1000, यानी कि किसी एरिया में किसी टाइम पे जो है कितने बच्चों की डेथ हुई है डिवाइडेड बाय उसी एरिया में उसी टाइम पे कितने जन्म हुए हैं, सजीव जन्म हुए हैं, और गुना में 1000। तो ये निकल के आ गया आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको भी 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट और दूसरा होता है पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल क्या होता है, 1 महीने से कम आयु के जो बच्चे होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इसको नियोनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। अगर 1 महीने से कम में बच्चे का देहांत हो जाता है तो उसको नियोनेटल मोर्टेलिटी बोला जाता है। पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है, 1 महीने से और 1 साल के बीच में जब किसी बच्चे का देहांत होता है तो उसको पोस्ट नियोनेटल डेथ बोला जाता है। इसके अलावा जो है मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि किसी 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जो मेल बच्चे थे उनके अनुपात में मरने वाले मेल बच्चों की संख्या कितनी है। बस इसकी जगह आप मेल को रिप्लेस कर दो इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगी आपकी मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और अगर इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम टोटल बच्चों को ना लें, मेल फीमेल को ना लें और सिर्फ यहाँ पे फीमेल को ऊपर लें, फीमेल को ही नीचे लें, तो ये क्या आ जाएगी आपकी फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी भी देश के विकास का एक सूचकांक होता है। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी से मिलता जुलता ही एक टॉपिक है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर। तो ये कब होती है, या तो डिलीवरी के टाइम पे या जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे किसी का देहांत हो जाए तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में गिना जाता है। तो ये किस तरीके से निकाली जाती है, रिकॉर्डेड और एस्टिमेटेड मैटरनल डेथ, यानी कि वे माँ जो प्रेग्नेंट थी या डिलीवरी के टाइम पे उन कितनों की डेथ हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्डेड और एस्टिमेटेड लाइव बर्थ, उन्होंने कितने सजीव बच्चों को जन्म दिया है, गुना 1 लाख, यानी कि 1 लाख माँओं 1 लाख सजीव बच्चों के ऊपर कितनी माँओं की मृत्यु हुई है। तो ये आ जाती है आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और ये भी आपके विकास का एक सूचकांक माना जाता है, क्योंकि जिस जगह के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, माँओं के शरीर में थोड़ी सी जान होगी, न्यूट्रिएंट्स उसको अच्छे मिलेंगे, तो उस जगह के ऊपर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम पाई जाएगी। लेकिन वो जगह जहाँ पे माँओं के शरीर में कुछ दिक्कत होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा नहीं किया जाता और जहाँ पे हेल्थ सुविधाएं अच्छी नहीं होती वहाँ पे MMR जो है वो काफ़ी हाई पाई जाती है। तो ये भी विकास का एक काफ़ी अच्छा सूचकांक है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी सभी की सभी क्रूड जो है मोर्टेलिटी रेट्स को देख पा रहे हैं। क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट बाय कॉज ऑफ डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हाँ भाई, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है क्रूड डेथ रेट को देख पा रहे हैं। क्रूड डेथ रेट कैसे निकाली जाती है, किसी पर्टिकुलर साल में मृत्यु हुए लोगों की संख्या डिवाइडेड बाय उस वर्ष की मध्यवर्ती जनसंख्या गुना 1000। तो इसमें आप देख पा रहे हैं विश्व में जो क्रूड डेथ रेट है वो 9 है, कम विकसित देशों में ये 8 है और अधिक विकसित देशों में ये 9 दिखाई दे रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अधिक विकसित देशों में और कम विकसित देशों में जो है डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, जन्म दर का ज़्यादा होना, मृत्यु दर का ज़्यादा होना, ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या दिखा रहा है, ये बैकवर्डनेस को दिखा रहा है। जहाँ पे जन्म ज़्यादा होंगे और वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी तो वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा होंगी ही होंगी। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अफ्रीका में जो क्रूड डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, 17.23 के आसपास दिखाई दे रही है। और ऐसे ही जैसे नाइजीरिया में क्रूड बर्थ रेट ज़्यादा थी, सेम चीज़ नाइजीरिया में आप अभी देख पा रहे हैं। नाइजीरिया में जो है जो ये डेथ रेट है ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है।
यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में क्रूड जो ये डेथ रेट है ये लगभग 6 के ये पाई जाती है आपकी यूरोप में 12 प्रति हज़ार है। ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये 12 व्यक्ति प्रति हज़ार जनसंख्या है। तो आप यूरोप में भी देख पाएंगे कि इटली में काफ़ी कम है, जबकि यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका की अगर बात करें तो ये सिर्फ 8 और 5 है, यानी कि ये मतलब ऑलमोस्ट ठीक सा ही है। 8 व्यक्ति प्रति हज़ार जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में और 5 व्यक्ति प्रति हज़ार जनसंख्या मध्य अमेरिका में मरने वालों की संख्या है। दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में ये 6 है, आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे 6 व्यक्ति प्रति हज़ार जनसंख्या है। यहाँ भी आप देखेंगे कि कोलंबिया में काफ़ी ज़्यादा हाई डेथ रेट देखने को मिल रही है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पे बहुत अलग अलग परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि अब जो है बांग्लादेश में डेथ रेट देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही हैं आपको 45.67। और यहीं पे अगर आप यूएई में जाएंगे तो संयुक्त अरब अमीरात में जाएंगे तो ये सिर्फ 1 व्यक्ति प्रति हज़ार जनसंख्या है। तो एशिया में काफ़ी डाइवर्स कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि एशिया काफ़ी बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा क्या है कि अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, और सभी की जो है जन्म दर भी काफ़ी अलग है और डेथ रेट भी काफ़ी अलग अलग है। अगर ओशिनिया में आप देखेंगे तो 7 व्यक्ति प्रति हज़ार जनसंख्या जो है क्रूड डेथ रेट है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है न्यूजीलैंड में। और अगर आप फिजी में देखेंगे तो फिजी में काफ़ी कम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी देश में अगर जो है बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी अविकसित देश है, यानी कि ज़्यादा बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा लोग उसमें मर भी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस देश की जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। पॉपुलेशन ज़्यादा कब बढ़ेगी, या तो जन्म दर बहुत अच्छी चली जाए और मृत्यु दर कम हो जाए तो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, पॉपुलेशन कब घटना स्टार्ट हो जाएगी, या तो किसी जगह पे जन्म दर बहुत कम हो जाए और मृत्यु दर है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो अब जो है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये कंडीशन देखी जा रही है कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो है बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं चाहते हैं, शादी भी नहीं करना चाहते। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है, उनकी जो जनसंख्या वो बूढ़ी होती जा रहे हैं, नए बच्चे जो हैं वो आ नहीं रहे हैं जनसंख्या में, और जो है पॉपुलेशन और जो है वो घटती जा रही है। तो यूरोप के काफ़ी देशों में जो है जनसंख्या घटती जा रही है और वहाँ की सरकारें ये चाहते हैं कि उनकी जनसंख्या जैसे तैसे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे किस तरीके से क्या कंडीशन है। एक बार हम देख लेते हैं कि मृत्यता को या मोर्टेलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी के बारे में। तो मोर्टेलिटी को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जिनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये हैं आपके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर या सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर या जननांकीय जो कारक होते हैं उनके बारे में। इसमें 3 कारक आ जाते हैं: आयु संरचना, लिंग संरचना और नगरीय विकास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयु संरचना की। तो जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो है मरने वालों की संख्या अलग अलग होती है। जो डेथ का जो ज़्यादा जो खौफ है वो या तो शिशुओं में होता है या जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें पाया जाता है, और युवा जनसंख्या में जो मृत्यता है वो काफ़ी कम पाई जाती है। इसके अलावा संतुलित और पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बल पर जो है मृत्यु को कुछ समय के लिए स्थगित तो किया जा सकता है, लेकिन टाला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और यही वजह है कि जितने आपके ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ मिलेंगे वहाँ पे आपको बूढ़ों की या वृद्धों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी हैं, वहाँ का खाना पीना अच्छा है। एज ए रिज़ल्ट जो लोगों की जीवन प्रत्याशा है वो काफ़ी हाई होती है और वहाँ पर मृत्यता रिलेटिवली कम पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लिंग
संरचना की, तो आपको जान के थोड़ा सा ताज्जुब होगा। लेडीज़ की जो डेथ रेट होती है वो रिलेटिवली कम होती हैं बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली जो लेडीज़ हैं वो मेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कोई भी बीमारी हो जाएगी, कोई भी कुछ हो जाएगा तो लेडी उसको इजीली डील कर लेती है, लेडी उसे इजीली कोप अप कर लेती है। लेकिन आदमियों के बस की ये कंडीशन नहीं पाई जाती। तो जिस जगह के ऊपर ज़्यादा लेडीज़ पाई जाती हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे मृत्यता थोड़ी सी कम पाई जाती है। और जिस जगह पे जो लेडीज़ की जनसंख्या कम पाई जाती है तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे जो है मृत्यता दर ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जिन जगह पे लोगों को फीमेल्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे डेथ रेट जो है वो कम पाई जाती है। लेकिन जिस जगह पे लेडीज़ को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ पे फीमेल्स की जो डेथ रेट होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय विकास की। तो जिस जगह पे ज़्यादा नगरीय विकास होता है तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाएं केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो नगरों में पाई जाती हैं, गांव में तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। तो इन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर रिलेटिवली ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। क्योंकि वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसका उलट पाया जाता है विकसित देशों में। विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में मृत्यु दर ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका मैंने रीज़न बताया आपको कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है अर्बन एरियाज़ में, तो एज ए रिज़ल्ट डेथ रेट वहाँ पे हाई हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक कारकों के बारे में, सामाजिक फैक्टर्स के बारे में। तो बाल हत्या, तो बहुत सारे ऐसे समाज होते थे पुराने ज़माने में जहाँ पे जो छोटे बच्चे थे उनकी बाल हत्या कर दी जाती थी। जैसे जापान अपनी जनसंख्या को काबू में रखने के लिए ये तरीका अपनाया करता था, सामूहिक बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। पुराने समय में बहुत से समाजों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बाल हत्या का प्रचलन होता था। जापान में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सामूहिक बाल हत्या की जाती थी। गलत सोच के कारण भारतीय समाज में लड़की को सामाजिक और आर्थिक भार तथा लड़के को पूंजी समझा जाता है। तो इंडिया में भी क्या हो रहा है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं बाल हत्या की जा रही है। इसी से मिलता जुलता दूसरा टॉपिक आ गया भ्रूण हत्या। तो 1993 में या 94 में ये एक्ट पास हुआ था कि आप जन्म से पहले बच्चे की जो है लिंग जांच नहीं करा सकते। उससे पहले ये एक्ट लागू नहीं हुआ था। तो लोग क्या किया करते हैं, लोग पहले ही जन्म से पहले अपने बच्चे का जो लिंग है वो पता कर लेते हैं, भाई लड़का है या लड़की है। और अगर लड़की होती तो उसको पहले ही उसका अबॉर्शन करा दिया करते या उसकी हत्या कर दिया करते। तो 1993-94 के बाद में ये एक्ट आया और इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमारे सेक्स रेशो में भी सुधार होना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पे जो है भ्रूण हत्या चल रही है। क्योंकि पिछला जो डाटा आया सेंसस का, तो उसमें कई गांव ऐसे आए जिसमें 1-2 वर्ष में उस गांव में लड़की पैदा ही नहीं हुई थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या था कि गांव में कहीं ना कहीं पे जो है भ्रूण हत्या का कोई ना कोई केंद्र सक्रिय था और इसकी वजह से लड़कियां वहाँ पे पैदा होने से पहले ही मार दी जा रही थी। तो सस्पेक्ट में आए थे, झज्जर के कई गांव हैं इस तरीके से। और वहाँ पे जो है फिर थोड़ा सर्वे वगैरह किया गया तो ये बात जो है पकड़ में आई थी कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरीके से काम चल रहा है। फिर बात हो रही है विधवा पुनर्विवाह पर रोक। तो विधवाओं का जो है विवाह होता नहीं था। भारत के कई परंपरागत समाजों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। युवावस्था में स्त्रियों के विधवा हो जाने पर उनका जो प्रजनन जो काल होता था 15 से 49 ईयर्स का, वो व्यर्थ चला जाता था और जन्म दर जो है वो कम हो जाती थी। इसके अलावा सती प्रथा होती थी पुराने ज़माने में, स्पेशली राजस्थान में। तो अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को मतलब जो है ज़िंदा उसके साथ में जलना पड़ता था। तो ये सती प्रथा का भी जो है अंत हो चुका है अब। हेल्थ सुविधाएं, जिस जगह के ऊपर ज़्यादा अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी, कई लोगों को असामयिक मृत्यु से बचाया जा सकता है अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी। और इससे क्या होगा, इससे जन्म दर में भी थोड़ी सी वृद्धि होती है क्योंकि जो बच्चों की जो है IMR भी कम हो जाती है। इसकी वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं।
भोजन की मात्रा, पौष्टिकता, आवास और स्वच्छता। अगर अच्छा भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, भरपेट भोजन मिल रहा है, अच्छा साफ़ सुथरा आवास है, स्वच्छता है उसमें, तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ मिलेंगी किसी भी जगह को, किसी भी एरिया को, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे डेथ रेट कम पाई जाएगी। और जितनी ये सुविधाएं कम मिलेगी, भोजन की मात्रा, उसकी पौष्टिकता, आवास और स्वच्छता, उतना ही वहाँ पे डेथ रेट बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां फैलने की संभावना है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय और व्यवसाय। यानी कि जिसका जितना अच्छा जीवन स्तर है उसकी उतनी ही कम डेथ रेट पाई जाती है। जितने अमीर लोग होते हैं वो उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मतलब ले पाते हैं, और जितने गरीब लोग होते हैं वो उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते। तो ये भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी डेथ रेट के साथ। अगर जीवन स्तर अच्छा है तो वहाँ पे डेथ रेट कम हो गया, और अगर जीवन स्तर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा पाई जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है आपकी प्रति व्यक्ति आय के साथ में। प्रति व्यक्ति अगर आय ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डेथ रेट कम पाई जाएगी। प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा पाई जाएगी। व्यवसाय के साथ भी यही है। अगर प्राथमिक कामों में अगर कोई आदमी संलिप्त है तो जाहिर सी बात है उसकी आय ही कम है। और अगर तृतीयक या चतुर्थक अगर क्रियाकलापों में अगर व्यक्ति लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है जो है उसकी डेथ रेट रिलेटिवली कम पाई जाएगी। अब एक बार हम बात कर लेते हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो अभी देख पा रहे होंगे। ये देखिए, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है बार्स देख पा रहे हैं। तो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि अथवा ह्रास की दर जन्म तथा मृत्यु दर पर निर्भर करती है, ये आपको पता ही है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा होती है तो जनसंख्या में कमी आ जाती है। तो इसमें आप अलग अलग महाद्वीपों में जन्म और मृत्यु दर को देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अफ्रीका में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा हैं। और मैंने आपको बताया कि अफ्रीका एक जो है रिलेटिवली बैकवर्ड इलाका है, जहाँ पे जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। परंतु जन्म दर मृत्यु दर से कहीं ज़्यादा है। ये आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ की जन्म दर मृत्यु दर से अभी भी ज़्यादा है, जिस कारण अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में भी ऑलमोस्ट यही ट्रेंड आप देख पा रहे होंगे। जन्म दर ज़्यादा है मृत्यु दर से, और इस वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उत्तर अमेरिका में भी लगभग यही ट्रेंड है, जन्म दर रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मृत्यु दर। तो एज ए रिज़ल्ट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उसके बढ़ने की जो क्षमता है, बढ़ने की जो स्पीड है वो रिलेटिवली कम है। लैटिन अमेरिका में आप देखेंगे कि जन्म दर बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में मृत्यु दर काफ़ी कम है। और एज ए रिज़ल्ट जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। यूरोप में आप देखोगे तो ये काफ़ी अजीब सा एक सिनेरियो नज़र में आ रहा है। जितनी जन्म दर है उतनी मृत्यु दर है, और जितना जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको जनसंख्या की वृद्धि दर दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि जन्म दर जितनी है ऑलमोस्ट उतनी मृत्यु दर है, और वहाँ की जो वार्षिक जनसंख्या, वार्षिक दर पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घटना स्टार्ट कर रखी है। ओशिनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जन्म दर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मृत्यु दर, और ओशिनिया में जनसंख्या के बढ़ने की दर रिलेटिवली ठीक है। तो इस डायग्राम में आपने ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हैं। जन्म दर और मृत्यु दर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है निर्भर करती है, जैसे महामारियाँ अथवा दीर्घकालीन अकाल से मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर असाध्य और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण, पेयजल की सुविधा, नगरीय स्वच्छता को बढ़ावा देकर एक पीढ़ी के भीतर मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो यूरोप में आई थी, और यूरोप हम अभी विकास की दूसरी या तीसरी स्टेज में है, जबकि जो यूरोप है, यूरोप विकास की सभी स्टेजेस को पार कर चुका है, और जनसंख्या भी यहाँ पे बढ़ने की बजाय अब घटना स्टार्ट कर रखी है। तो इसको हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन से देशों में किस टाइप की कंडीशन है, यूरोप के देशों में कहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, कहाँ पे जनसंख्या घट रही है।